नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाता धारक है, एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या आपको हायर पेंशन चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। यदि आप हायर पेंशन चुनते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यदि आप हायर पेंशन चुनते हैं तो आपको रिटायरमेंट के समय कितना पीएफ फंड मिलेगा, यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं तो रिटायरमेंट के समय कितना पीएफ फंड मिलेगा, किस किस पर्सपेक्टिव से किस किस सैलरी स्लैब के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए हायर पेंशन यहाँ पर बेनिफिट है। क्या आपकी सैलरी 25,000 50,000 रुपए है तब आपके लिए हायर पेंशन बेनिफिट है, या आपकी सैलरी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक है तब आपके लिए जो है हायर पेंशन यहाँ पर बेनिफिट है। इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक है, या इसके बीच में कहीं पर है 15 से 25 के बीच, 25 से 50 के बीच, तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करना होता है, पीएफ में आपका कितना पैसा जमा होता है, पेंशन में आपका कितना पैसा जमा होता है, इन सब पर कितना आपको ब्याज मिलता है, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो कितनी पेंशन मिलती है, कितना फंड मिलता है। यहीं पर यदि आप हायर पेंशन चुनेंगे तो आपको कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ईपीएफ फंड जमा होगा, कितना ईपीएस फंड जमा होगा, जब आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना फंड मिलेगा। यही फंड जब आप रिटायरमेंट के समय लेते हैं, इसे जो है आप एफडी कराते हैं तो वहां से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से भी देखेंगे कि आपको जो है हायर पेंशन चुनने में ज्यादा फायदा है या बिना हायर पेंशन के ज्यादा फंड लेने में ज्यादा फायदा है। कई तरह के पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना यह होगा कि आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है एक पासबुक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इस पासबुक में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है ये हम समझते हैं। यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए या 15,000 रुपए से कम है, या आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से हो रहा है, तो आपकी पासबुक आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। आपका कंट्रीब्यूशन आपको 1,800 रुपए यानी कि कर्मचारी शेयर में आपको 1,800 रुपए प्रति महीने से कम का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। इसका मतलब आपकी जो बेसिक प्लस डीए सैलरी है ये 15,000 रुपए से कम है, और उस पर 12% कट के यहाँ पर जो है 1,800 से कम रुपए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर प्रति महीने 1,800 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि 15,000 का 12% यदि हम निकाले तो 1,800 रुपए होता है जो कि आपको यहाँ पर कटवाना है, और इतना ही 12% आपका नियोक्ता को भी जमा करना है। जितना पैसा आप जमा करते हैं उतना ही आपके नियोक्ता को भी जमा करना होता है, लेकिन नियोक्ता जो पैसा जमा करता है उसका 3.67% पीएफ खाते में जमा होता है और 8.33% पेंशन खाते में जमा होता है। और ये जो पेंशन खाते में जितना भी आपका फंड जमा होगा रिटायरमेंट के पहले, इसी पर जो है आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है। यदि आप 10 साल के पहले अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं तो आप इस पेंशन के पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद यदि आप यहाँ पर नौकरी छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप इस फंड को निकाल नहीं सकते, बल्कि जितना भी फंड आपका यहाँ पर जमा हुआ है प्रति महीने का नियोक्ता की तरफ से कंट्रीब्यूशन, उसके आधार पर एक स्पेशल कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी यहाँ पर जो है पेंशन बनती है। अब यहाँ पर यदि आप 1/9/2014 के पहले की पासबुक देखेंगे तो यहाँ पर आपको 541 रुपए का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, या उससे कम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सीलिंग लिमिट के हिसाब से हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका वर्तमान में 15,000 का 12% यानी कि 1,800 रुपए या उससे कम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये हायर पेंशन स्कीम आपके लिए नहीं है। हायर पेंशन स्कीम क्या है और किसके लिए है, पहले इसे भी यहाँ पर समझ लेते हैं। हायर पेंशन स्कीम पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/2022 को अपना अंतिम फैसला लाया। इसके ऊपर ईपीएफओ ने 2 अलग अलग सर्कुलर लाए। पहला सर्कुलर उन लोगों के लिए जो 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं, और दूसरा सर्कुलर 1/9/2014 के बाद रिटायरमेंट हुए हैं। 1/9/2014 के पहले यदि आप रिटायरमेंट हुए हैं तो आपको हायर पेंशन चाहिए, तो उसकी 3 कंडीशन थी। पहली कि आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हो, दूसरी कि आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हो और आपने अपना कंट्रीब्यूशन हायर वेजेस के ऊपर किया हो, यानी कि उस समय जो सीलिंग लिमिट थी 5,000 रुपए और 6,500 रुपए, उसके ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन किया हो। यानी कि जब आप यहाँ पर अपनी पीएफ पासबुक को देखेंगे
तो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर उस समय 6,500 रुपए का 12%, 780 रुपए या उससे कम का यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब कि आपका हायर वेजेस के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, आप जो है हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 780 रुपए से ज्यादा दिखा रहा है, मतलब हायर वेजेस के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो हायर वेजेस के हिसाब से आपने कंट्रीब्यूशन किया हो, 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हो और आपने कभी न कभी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन ईपीएफओ ने का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसी स्थिति में आप हायर पेंशन चुन सकते थे 3 मार्च 2023 तक। 3 मार्च 2023 से यह विकल्प भी अब बंद कर दिए गए हैं। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब यदि आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं, इसका मतलब हायर पेंशन आपके लिए नहीं है। अब सवाल आता है 1/9/2014 के समय जो व्यक्ति यहाँ पर सेवा में थे या 1/9/2014 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं या 1/9/2014 के पहले सेवा में लग चुके थे और अभी भी सेवा में है, उनके लिए हायर पेंशन के लिए क्या कंडीशन रखी गई है। पहली चीज कि आप 1/9/2014 को जब यह संशोधन लाया गया था तब एक्टिव रूप से पीएफ के सदस्य रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन सीलिंग लिमिट के ऊपर यहाँ पर हो रहा हो और आपने पहले कभी भी हायर पेंशन का विकल्प के लिए आवेदन नहीं किया हो, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर हायर पेंशन चुन सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज तो आपको क्लियर है कि हायर पेंशन यदि आपको चुनना है तो 3 कंडीशन आपको चाहिए कि आप 1/9/2014 के बाद में रिटायरमेंट हुए हो या 1/9/2014 को पीएफ के एक्टिव मेंबर थे और अभी भी सर्विस में हो। दूसरी चीज कि आपने अपने फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया हो, न कि सीलिंग लिमिट के हिसाब से। ये आपको कहां से जो है पता चलेगा, आपकी पीएफ की पासबुक में। जैसे ही आप पीएफ की पासबुक में आते हैं, यहाँ पर आपको कर्मचारी शेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कर्मचारी शेयर में यदि आपका कंट्रीब्यूशन 1800 रुपए या इससे कम का हुआ है, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से हुआ है। 15,000 रुपए का यदि हम 12% निकालें तो 1800 रुपए होता है और उसी के हिसाब से आपका यदि कंट्रीब्यूशन हुआ है यानी कि 1800 रुपए या उससे कम का, तो आप जो है हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फुल सैलरी के हिसाब से हुआ है और यहाँ पर कर्मचारी शेयर में आपको 1800 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, मतलब आप अभी हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। आपका कंट्रीब्यूशन फुल सैलरी के हिसाब से हो रहा है। आप 1/9/2014 के समय जब यह संशोधन लाया गया था तब एक्टिव रूप से पीएफ के मेंबर थे। 1/9/2014 के बाद रिटायरमेंट लिया हो या अभी भी नौकरी में हो और आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर फुल सैलरी के हिसाब से हो रहा है, सीलिंग लिमिट के हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यदि आपको हायर पेंशन चाहिए तो इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, ये आप आपकी पीएफ पासबुक से यहाँ पर जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। अब आपकी बेसिक प्लस डीए यानी कि आपकी सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है, ऐसी स्थिति में आप हायर पेंशन के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से ही हो रहा है, यानी कि आपका हर महीने जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 1800 रुपए ही पर महीने यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तब भी आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ईपीएफओ का नियम क्या कहता है? ईपीएफओ का नियम तो ये कहता है कि आपकी जो बेसिक प्लस डीए है उसका 12% आपको पीएफ में कटवाना है, न कि 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट का। लेकिन यह डिपेंड करता है आपकी कंपनी के नियोक्ता के ऊपर कि वह यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन आपको करना है उतना ही कंट्रीब्यूशन आपको नियोक्ता को भी करना पड़ता है। तो ज्यादातर कंपनियों के नियोक्ता ये चाहते हैं कि आपका भी जो आपकी सीलिंग लिमिट के हिसाब से है वही कंट्रीब्यूशन हो और उनको भी जो है कम कंट्रीब्यूशन करना पड़े। ऐसी स्थिति में आपकी सैलरी भले ही ज्यादा हो लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से हो रहा है, 1800 रुपए प्रति महीने या उससे कम आपके जो है प्रति महीने कट रहे हैं, ऐसी स्थिति में हायर पेंशन आपके लिए नहीं है। लेकिन आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है और आपका कंट्रीब्यूशन भी प्रति महीने फुल सैलरी के हिसाब से यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 1800 रुपए से ज्यादा आपके पीएफ में यहाँ पर जो है प्रति महीने जमा हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हायर पेंशन के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल है। पहले अभी हम वो कैलकुलेशन समझते हैं कि आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल तो है, फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन आपने हायर पेंशन नहीं चुनी है। फिर हम ये चीज समझेंगे कि आप फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आप हायर पेंशन चुनते हैं, तो ये दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर चार्ट को समझते हैं उन लोगों के लिए जो फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन अभी हायर पेंशन नहीं चुनी है। क्योंकि जो लोग फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन जिन लोगों ने किया है, 1/9/2014 के समय ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर थे
या 1/9/2014 के बाद रिटायरमेंट हुए हैं या 1/9/2014 के पहले सेवा में लगे थे और अभी भी सेवा में है, इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर जो है हायर पेंशन की स्कीम है। अब यहाँ पर जिनकी सैलरी 10,000 रुपए या 15,000 रुपए है, ये लोग तो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से यहाँ पर होता है, जिसकी सैलरी यदि 15,000 रुपए से कम है, उसकी जो 15,000 रुपए से कम सैलरी है यानी कि 13,000 रुपए, 12,000 रुपए या 10,000 रुपए, उस पर जो है 12% कटेगा। यानी कि जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है उसकी 10,000 पर 12% यानी कि 1,200 रुपए प्रति महीने कटेगा। अब इतना ही 12% नियोक्ता को भी जमा करना है, जिसका 3.67% पैसा ईपीएफ में जमा हो जाएगा और 8.33% पैसा यहाँ पर ईपीएस में जमा हो जाएगा, पेंशन स्कीम में जमा हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका प्रति महीने 1,567 रुपए यानी कि 1,200 रुपए इसकी जेब का और 367 रुपए जो नियोक्ता ने जमा किए थे 3.67% पैसे यानी कि पीएफ फंड में प्रति महीने 1,267 रुपए जमा होंगे और पेंशन फंड में प्रति महीने 8.33 रुपए जमा होंगे। यानी कि फंड ज्यादा बन रहा है, पेंशन कम बन रही है। इस तरह से यदि यह 35 साल नौकरी करता है तो 65,08,140 रुपए एक मुश्त फंड यह निकाल सकता है। यह फंड जो ईपीएफ में जमा हो रहा है इसे यह चाहे तो नौकरी में चालू रखते हुए भी निकाल सकता है। इस फंड को यदि यह नौकरी में चालू रहते हुए नहीं निकालता है 6,58,140 आसपास का फंड यहाँ पर जो है ऐसे कर्मचारी का बन सकता है जो यहाँ पर 10,000 सैलरी यहाँ पर अभी उठा रहा है। अब इस पर जो है इसे 8% का ब्याज भी मिलता है। ब्याज ही ब्याज का यहाँ पर देखा जाए तो 52,651 रुपए ब्याजी ब्याज का 35 साल में इसे यहाँ पर जो है मिल जाता है। इस तरह से ईपीएफ फंड में देखा जाए तो 35 साल यदि कोई नौकरी करता है तो ईपीएफ फंड में जमा होंगे 6,58,140। इस पर ब्याज मिलेगा 8% के हिसाब से यानी कि 52,651 रुपए। तो जब 10,000 की सैलरी वाला व्यक्ति रिटायरमेंट होता है 35 साल की नौकरी करके 7,10,791 फंड लेकर वह जमा होता है और पेंशन फंड में जो पैसे 833 रुपए प्रति महीने जमा हुए उसके हिसाब से इसकी पेंशन यहाँ पर वर्तमान कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 5,000 रुपए बनती है। यानी कि लाख रुपए का फंड और 5,000 रुपए की प्रति महीने पेंशन लेकर 10,000 रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति आज के समय में यहाँ पर रिटायरमेंट होता है तो इतना पैसा उसे जो है मिल सकता है। लेकिन जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, जिसकी सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है, इनके लिए हायर पेंशन नहीं है। इसीलिए जो नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पर चल रहा है वही जो है इन पर लागू होगा। लेकिन सवाल आता है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, यानी कि 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। ऐसे लोग जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, उनकी कंपनी, उनका नियोक्ता उन्हें यहाँ पर यह परमिशन देता है कि वह फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करो। तो जो 12% है वो 15,000 रुपए पर नहीं लगता, वेजेस पर नहीं लगता, बल्कि फुल सैलरी पर लगता है। अब किसी व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपए है तो 25,000 का 12% उसको कटवाना होगा, यानी कि 3,000 रुपए प्रति महीने वह ईपीएफ फंड में जमा करेगा। अब चूंकि कर्मचारी 3,000 रुपए कर रहा है इसलिए नियोक्ता को भी 3,000 रुपए करना होगा। लेकिन नियोक्ता जो 3,000 रुपए पैसे जमा करेगा उसमें से ईपीएस पेंशन स्कीम में ये जो 15,000 की सीलिंग लिमिट है ये तो लगी ही रहेगी। इस हिसाब से ईपीएस सीलिंग लिमिट में अधिकतम 1,250 रुपए ही जमा होंगे और 1,250 रुपए माइनस करके जो पैसे बचेंगे वो ईपीएफ फंड में जमा कर दिए जाएंगे। यानी कि किसी व्यक्ति की यदि सैलरी 25,000 रुपए है, वह 25,000 पर 12% यानी कि 3,000 रुपए जमा करता है। इतना ही 3,000 नियोक्ता को भी जमा करना है, जिसमें से 3,000 रुपए में से 1,250 रुपए उसने ईपीएस में जमा कर दिए, जो कि 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से है। क्योंकि हायर पेंशन नहीं चुनी है तो ये सीलिंग लिमिट पेंशन में लागू रहेगी। और जो 3,000 रुपए जमा करने थे उसमें से 1,250 रुपए जमा किए, यानी कि 1,250 रुपए माइनस कर दो तो बचे 1,750 रुपए ईपीएफ फंड में चले जाएंगे। इसी तरह से 50,000 रुपए की यदि सैलरी है तो 50,000 रुपए पर 12% यानी कि 6,000 रुपए काटना होगा। 6,000 रुपए नियोक्ता को भी जमा करने होंगे, लेकिन पेंशन में जमा होंगे केवल 1,250 रुपए ही। अब 6,000 का माइनस 1,250 तो बचे यहाँ पर 4,750 रुपए जो आ जाएंगे पीएफ फंड में। इसी तरह से यदि यहाँ पर 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसका 12% यानी कि 12,000 रुपए आपको प्रति महीने जमा करने हैं। इतना ही 12% आपका नियोक्ता भी जमा करेगा। लेकिन पेंशन में कितना जमा होगा, उतना ही 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 1,250 रुपए, और जो 12,000 रुपए जमा करने थे उसमें से 1,250 रुपए माइनस कर दो, यानी कि 10,750 रुपए पीएफ फंड में यहाँ पर जो है जमा हो जाएंगे। यदि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, ऐसी स्थिति में आपको 24,000 रुपए प्रति महीने कटवाने होंगे।
24,000 रुपए ही आपका नियोक्ता भी जमा करेगा। और नियोक्ता को 24,000 रुपए जमा करने थे, उसमें से 1,250 रुपए कम कर देंगे, बचे वाले 22,750 रुपए ईपीएफ फंड में जमा हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है तो आपको 36,000 रुपए प्रति महीने कटवाने होंगे, लेकिन आपके पेंशन में उतने ही जमा होंगे, यानी कि 1,250 रुपए। तो 36,000 रुपए चूंकि नियोक्ता को भी जमा करने हैं, तो 36,000 में से 1,250 रुपए इधर जमा हो गए और 34,750 रुपए आपके ईपीएफ फंड में जमा हो जाएंगे। कहने का मतलब कि यदि आप हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनते हैं, आप अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपका ईपीएफ फंड बहुत मजबूत बनेगा, ईपीएफ फंड ज्यादा बनेगा, लेकिन पेंशन लिमिटेड रहेगी, पेंशन लिमिटेड ही बनेगी। क्योंकि 1,250 रुपए ही यहाँ पर जो है लिमिटेड कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसीलिए अधिकतम पेंशन जो है आपकी यहाँ पर 7,500 रुपए ही बनेगी। लेकिन जो ईपीएफ का फंड है वो आपका यहाँ पर जो है बढ़ता रहेगा। जिसकी सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपए है, जब वह रिटायरमेंट होगा तो 21,54,826 रुपए का फंड उसके पास होगा। वहीं पर जिसकी सैलरी यदि 50,000 रुपए है तो उसके पास 48,76,426 रुपए का फंड यहाँ पर होगा। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, पूरी सैलरी पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हायर पेंशन नहीं चुनी है, ऐसी स्थिति में 1,03,19,626 रुपए का फंड वह रिटायरमेंट के समय लेगा। यदि किसी की सैलरी 2 लाख रुपए है, फुल सैलरी पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन हायर पेंशन नहीं चुना है, तो 2,12,06,026 रुपए का फंड वो जो है यहाँ पर रिटायरमेंट के समय लेगा। इसी तरह से 3 लाख की यदि सैलरी है, 3 लाख की सैलरी के ऊपर वह फुल सैलरी के ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है, 36,000 रुपए प्रति महीने कंट्रीब्यूशन करना होगा। 36,000 ही उसका नियोक्ता जमा करेगा, लेकिन पेंशन में केवल 1,250 रुपए जमा करेगा, फंड में 34,750 जमा करेगा। तो जब रिटायरमेंट होगा तो 3,20,92,426 रुपए का फंड लेकर यहाँ पर रिटायरमेंट होगा, लेकिन पेंशन लिमिटेड बनी रहेगी 7,500 रुपए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर 3 कैटेगरी बन चुकी है। आपकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो 15,000 रुपए से कम है, मतलब आपकी पेंशन 7,500 रुपए से कम बनेगी। आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सीलिंग लिमिट के हिसाब से 15,000 के हिसाब से ही हो रहा है, तब भी आपका फंड भी लिमिटेड बनेगा और पेंशन फंड भी लिमिटेड बनेगा। लेकिन आप फुल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपकी जो भी सैलरी है उस पर 12% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि आप आपके नियोक्ता से परमिशन ले सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फुल सैलरी पर 12% यहाँ पर कटवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका पीएफ का फंड ज्यादा बनेगा, लेकिन पेंशन का फंड यहाँ पर कम बनेगा। पेंशन आपकी 7,500 भी बनेगी, लेकिन पीएफ का जो फंड है वो आपका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बनेगा। अब इसी फंड को यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर 7% के हिसाब से एफडी कर देता है, तो जिस व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपए है, वह 12,500 रुपए ब्याज के रूप में प्रति महीने यहाँ पर पीएफ फंड जो उसे रिटायरमेंट के समय मिलेगा उस पर बना सकता है। 50,000 रुपए की यदि सैलरी है तो 28,445 रुपए प्रति महीने तक बना सकता है। 1 लाख रुपए की सैलरी है, रिटायरमेंट के समय 1,03,00,000 के आसपास जो उसे फंड मिल रहा है, उसे वह 7% के हिसाब से एफडी करता है, तो 60,197 रुपए के आसपास प्रति महीने जनरेट कर सकता है। वहीं पर 2 लाख के आसपास यदि सैलरी है, तो जो फंड उसे रिटायरमेंट के समय मिलेगा उससे जो है यदि वह एफडी कराता है तो 1,23,702 रुपए तक का यहाँ पर जो है फंड जनरेट कर सकता है प्रति महीने। इस हिसाब से यदि पेंशन को और फंड को यहाँ पर मिला दिया जाए तो 25,000 रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति 20,000 रुपए, 50,000 रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति 35,000 रुपए, 1 लाख की सैलरी वाला व्यक्ति 67,000 रुपए, 2 लाख की सैलरी वाला व्यक्ति 1,31,000 रुपए प्रति महीने तक यहाँ पर पेंशन को और जो पीएफ का फंड मिला है उसे यदि एफडी कराए तो प्रति महीने वहां से जनरेट होगा, इस हिसाब से प्रति महीने जनरेट कर सकता है। यानी कि यदि आपकी 25,000 सैलरी है और 20,000 रुपए प्रति महीने आप जनरेट कर रहे हैं आपके पीएफ फंड से और पेंशन से मिलाकर, तो कोई बुराई यहाँ पर भी नहीं है। 50,000 रुपए की यदि आपकी सैलरी है और आप यहाँ पर 35,000 रुपए प्रति महीने आपका पीएफ का फंड और पेंशन का फंड मिलाकर यहाँ पर जो है जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई बुराई नहीं है। अब इसी कैलकुलेशन को समझते हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पर हायर पेंशन चुनते हैं, तो उन्हें जो है क्या बेनिफिट होगा। अब हायर पेंशन चुनते हैं तो यहाँ पर कई लोगों के सवाल ये भी है कि क्या मुझे कंट्रीब्यूशन ज्यादा देना होगा, क्या नियोक्ता को कंट्रीब्यूशन ज्यादा देना होगा। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना आपको जो है ज्यादा पैसे जमा करने हैं, ना आपके नियोक्ता को ज्यादा पैसे जमा करने हैं। खेल यहाँ पर क्या होता है, खाली जो सीलिंग लिमिट यहाँ पर पेंशन में लगी हुई थी, ये सीलिंग लिमिट पेंशन से हट जाएगी और जो 8.33% कंट्रीब्यूशन ईपीएस में होता है वो 8.33% रेगुलर कंट्रीब्यूशन होने लगेगा।
और 3.67% ईपीएफ में जाता है, वह 3.67% ईपीएफ में रेगुलर जाने लगेगा और इससे जो डिफरेंस निकलेगा वो आपकी पेंशन में यहाँ पर 4 से 5 गुना की वृद्धि यहाँ पर कर देगा। कैसे? अब यहाँ पर भी देखें तो 10 से 15,000 रुपए जिसकी सैलरी है उसके लिए तो हायर पेंशन है ही नहीं। अब मान लो कि जिसकी सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपए है, उसे कंट्रीब्यूशन कितना करना है, तो 3,000 रुपए। यहाँ पर भी कितना कंट्रीब्यूशन करना था, 3,000 रुपए। अब आपकी जेब से आप 3,000 रुपए जमा कर रहे हैं, इतना ही 3,000 आपके नियोक्ता को भी जमा करना है। तो यहाँ पर जब 3,000 रुपए नियोक्ता जमा करता था तो पहले वह ईपीएस फंड में पैसे डालता था सीलिंग लिमिट के हिसाब से 1,250 रुपए, और फिर जो बचे हुए पैसे उसे ईपीएफ फंड में डाल देता था। यानी कि 1,250 रुपए उसने ईपीएस फंड में डाले और 3,000 में से 1,250 को माइनस किया तो बचे 1,750 रुपए उसे ईपीएफ फंड में डाल दिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। 3,000 तो नियोक्ता भी जमा कर रहा है, 3,000 आप भी जमा कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3,000 आप भी जमा कर रहे हैं, 3,000 नियोक्ता भी जमा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 8.33% कैलकुलेशन के हिसाब से जो कि 2,082 रुपये होता है ये ईपीएस फंड में जमा होगा, और 917 रुपये जो कि 3.67% ईपीएफ में जाता है वो यहाँ पर जो है जमा होगा। यानी कि ईपीएफ का जो नियम कहता है कि आपकी जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए मिलाकर उसका 12% आपको कटवाना है, और इतना ही 12% आपका नियोक्ता भी जमा करेगा, और उसमें से 8.33% ईपीएस में जाएगा और 3.67% ईपीएफ में जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर पहले जो ईपीएस में सीलिंग लिमिट लगी थी वो सीलिंग लिमिट हट जाती है, और जो भी आपकी सैलरी यहाँ पर है उस सैलरी पर 12% आपको कटवाना होता है। उतना ही पैसा जितना आपकी जेब से कट रहा है उतना ही आपका नियोक्ता भी जमा करता है, लेकिन इसका 3.67% ही पीएफ में जमा होता है, 8.33% पेंशन में जमा हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जिसकी सैलरी 25,000 है उसे 3,000 रुपये प्रति महीने यहाँ पर कटवाने होंगे, और 3,000 रुपये ही नियोक्ता को भी यहाँ पर जमा करना होगा। तो नियोक्ता जो 3,000 रुपये जमा करेगा उसका 2,082 रुपये यानी कि 8.33% पैसा ईपीएस में, और 3.67% पैसा यानी कि 917 रुपये यहाँ पर पीएफ में जमा हो जाएगा। यदि आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 6,000 रुपये प्रति महीने यहाँ पर जो है 12% के हिसाब से कटवाने होंगे। इतना ही 6,000 आपका नियोक्ता भी जमा करेगा, उसका 8.33% पैसा यानी कि 4,165 रुपये ईपीएस में जमा हो जाएगा, और 3.67% पैसा यानी कि 1,835 रुपये आपके ईपीएफ में जमा हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 रुपये कटवाने होंगे, और इतने ही आपके नियोक्ता को भी जमा करना होगा। लेकिन इसका 8.33% यानी कि 8,330 रुपये नियोक्ता आपके पेंशन फंड में जमा करेगा, यानी कि 3,670 रुपये 3.67% के हिसाब से आपके पीएफ फंड में जमा होगा। अब चूंकि यहाँ पर ईपीएफ में पैसे कम जमा हो रहे हैं, ईपीएस में ज़्यादा जमा हो रहे हैं, यहाँ पर ईपीएस में कम जमा हो रहे थे, यहाँ पर ईपीएफ में ज़्यादा जमा हो रहे थे, यानी कि आप फुल सैलरी पर कंट्रीब्यूशन करते हैं और हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनते हैं, ऐसी स्थिति में आपका ईपीएफ फंड ज़्यादा मिलेगा, पेंशन कम मिलेगी। लेकिन आप यदि हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी, आपका फंड यहाँ पर कम निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखा जाए तो 25,000 रुपये जिसकी सैलरी है उसका फंड 35 साल में यहाँ पर जमा होता है 16,45,350 रुपये, और इस पर वर्तमान 8% के हिसाब से यदि हम ब्याज देखें तो 1,31,628 रुपये यहाँ पर जो है ब्याज मिल जाता है। इस हिसाब से कुल पीएफ फंड यहाँ पर देखें तो 17,76,978 रुपये होता है। लेकिन यही व्यक्ति यदि हायर पेंशन नहीं चुनता है तो इसका पीएफ का फंड 21,54,826 रुपये निकलता है, यानी कि 4 लाख रुपए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के फंड में कमी आ जाती है जो यहाँ पर 25,000 रुपये सैलरी वर्तमान में ले रहा है। लेकिन यहीं पर इसकी पेंशन देखें तो पेंशन बंधी हुई मिलती है 7,500, लेकिन यहाँ पर पेंशन देखें तो उसकी जो वेतन है उससे लगभग आधी यानी कि 25,000 रुपये सैलरी वालों की 12,500 रुपये यहाँ पर जो है पेंशन बनती है, हायर पेंशन, जो वर्तमान कैलकुलेशन के हिसाब से है। यह कैलकुलेशन आगे परिवर्तित भी किए जा सकते हैं ईपीएफओ ने, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल कैलकुलेशन के हिसाब से गाइडलाइन नहीं निकाली है। लेकिन जो वर्तमान में कैलकुलेशन है, जो लोग यहाँ पर पेंशन अभी ले रहे हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है यह पेंशन कैलकुलेट की गई है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपकी 15,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है तब आप हायर पेंशन का लाभ ले सकते हैं, तो आपको 12,500 रुपये पेंशन मिलेगी। 50,000 आपकी सैलरी है तो 25,000 आपको पेंशन मिलेगी। 1 लाख आपकी सैलरी है तो 50,000 आपकी पेंशन मिलेगी। 2 लाख आपकी सैलरी है तो 1 लाख रुपये आपको पेंशन मिलेगी। 3 लाख आपकी सैलरी है तो 1.5 लाख रुपये प्रति महीने आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन वहीं पर जो ईपीएफ का फंड है वो आपका कम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है
तब आपका ईपीएफ फंड 48,76,426 रुपये निकलता है। लेकिन यदि आप हायर पेंशन चुन लेते हैं, आपकी सैलरी वही है, आपका कंट्रीब्यूशन वही करना है, लेकिन आपका जो फंड है वह 35,53,956 रुपये निकलता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 लाख रुपए कम फंड के रूप में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं हायर पेंशन चुनने पर। लेकिन पेंशन देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ आपको 7,500 रुपये मिल रहे थे, वहीं पर यहाँ पर 25,000 रुपये पेंशन मिल रही है। यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन को यदि हम समझे तो यदि आप हायर पेंशन चुनते हैं तो आपको फंड कम मिलेगा, पेंशन ज़्यादा मिलेगी, और यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं तो आपको फंड ज़्यादा मिलेगा, पेंशन कम मिलेगी। अब यदि आपको जब रिटायरमेंट आप यहाँ पर होते हैं, उस रिटायरमेंट के समय आपको प्रति महीने की एक इनकम ही चाहिए। जैसे कि पेंशन हम यहाँ पर समझे तो पेंशन क्या है, पेंशन प्रति महीने आपको एक मुश्त एक इनकम मिल रही है, जिससे कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सके, आप अपना खर्चा चला सके। अब आपको जो रिटायरमेंट के समय ईपीएफ का फंड मिल रहा है, यदि इस फंड को आप 7% के हिसाब से जो वर्तमान में एफडी मिल रही है, कई बैंक जो है इससे ज़्यादा भी देते हैं, कई इससे कम भी देते हैं, हम 7% के हिसाब से माने, 7% के हिसाब से यदि आप इसे जो है एफडी करा देते हैं इस फंड को, जो कि आपको एक मुश्त यहाँ पर मिला है, तो आप कितना पैसा यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। तो आपकी 25,000 रुपये यहाँ पर सैलरी है, आप जब रिटायरमेंट हो रहे हैं आपको 21,54,826 रुपये का फंड ईपीएफ से मिला है और 7,500 रुपये पेंशन मिल रही है। इस फंड को आप 7% के हिसाब से एफडी कराते हैं तो प्रति महीने आपको 12,570 रुपये यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएंगे। यानी कि आप पेंशन की तरह ही ब्याज का पैसा ही निकाल कर यहाँ पर जो है यूज़ करते जाएंगे, तो 12,570 रुपये आपको प्रति महीने ब्याज के मिल गए और 7,500 रुपये आपकी पेंशन के मिल गए। इस तरह से आपके पास 20,000 रुपये के आसपास प्रति महीने की इनकम आ गई। जब आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपये है तभी, और ये जो फंड है जो आपने एफडी में जमा किया है, ये फंड भी आपके पास बचा का बचा रहेगा। इस फंड को आप जब यहाँ पर चाहे यूज़ कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर चाहे किसी और काम में भी लगा सकते हैं। लेकिन वही स्थिति यदि हम देखें 25,000 रुपये सैलरी वाले ऐसे व्यक्ति की जो हायर पेंशन चुनता है, तो उसे यहाँ पर फंड मिलता है 17,76,978 रुपये, जिसपे कि वह यदि 7% के हिसाब से एफडी कराए तो उसे मिलते हैं प्रति महीने 10,365 रुपये, यानी कि 2,500 रुपये कम यहाँ से जो है ब्याज उसे मिल रहा है प्रति महीने। लेकिन पेंशन ज़्यादा मिल रही है, जो कि मिल रही है 12,500 रुपये। तो पेंशन का पैसा और एफडी से आने वाले ब्याज का पैसा हम प्रति महीने दोनों को जोड़ दे तो 22,865 रुपये प्रति महीने हायर पेंशन वाला व्यक्ति यहाँ पर जनरेट कर सकता है। लेकिन दुविधा ये है कि फंड कम मिल रहा है, इसका मतलब वह एफडी से कम पैसे कमाएगा और कोई एक मुश्त काम उसे यहाँ पर करना है, तब जो है उसे यहाँ पर दिक्कत जा सकती है। क्योंकि पेंशन में जो पैसा गया वो गया और जो आपकी पेंशन बनी वो लिमिटेड जो बन गई वो बन गई। यानी कि यदि आज की कंडीशन में कोई व्यक्ति हायर पेंशन का पैसा लेकर रिटायरमेंट होता है तो फंड उसके पास जो आया वो आया, और जो पेंशन आएगी वो जो आज डिसाइड हो गई कि आपको 50,000 पेंशन दी जाती है, वो आगे 30 साल 40 साल जब तक वह जीवित रहता है तब तक वही की वही पेंशन उसे मिलती रहेगी। 30 से 40 साल में यदि देखा जाए तो यहाँ पर महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भी पेंशन आपकी वही की वही रहने वाली है, क्योंकि जो पेंशन आपको हायर पेंशन मिलेगी उस पर महंगाई सूचकांक के हिसाब से महंगाई दर नहीं बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर ये समझते हैं इस पूरे कैलकुलेशन का सम अप कि आखिर फायदा किसे है, बेनिफिट किसे है हायर पेंशन लेने में और नुकसान किसे है हायर पेंशन लेने में। यदि आपकी सैलरी यहाँ पर 25 से 30,000 रुपये तक है और आप हायर पेंशन लेने की सोच रहे हैं, तो घुमा फिरा कर यदि कैलकुलेशन करेंगे फंड का, फंड पे मिले एफडी के पैसे का और आपके पेंशन का, तो आप जो है यहाँ पर बराबर में ही रहेंगे। लेकिन आपकी सैलरी 40,000, 50,000 या इसके ऊपर जितनी भी ज़्यादा है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ऐसे आप जितने भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपकी हायर पेंशन में यहाँ पर जो है ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर यदि हम यहाँ पर देखा जाए तो अभी जिस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये है, यदि वह 35 साल बाद रिटायरमेंट होता है, उसे जो फंड मिलता है उस पर वह 7% एफडी करा देता है और जो उसे पेंशन मिलती है तो टोटल वह 20,000 रुपये प्रति महीने जनरेट करेगा। वैसे ही किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर अभी 50,000 रुपये है, वह 35 साल बाद रिटायरमेंट होता है, उसे जो फंड मिलता है उसे वह एफडी कराता है और पेंशन मिलती है, इस हिसाब से वह 35,900 रुपये प्रति महीने जनरेट करेगा। किसी व्यक्ति की सैलरी अभी 1 लाख रुपए है, वह हायर पेंशन नहीं चुनता है, जो फंड मिलता है उसे एफडी कराता है
और जो पेंशन मिलती है तो टोटल मिलाकर 67,697 रुपये प्रति महीने वह जनरेट कर सकता है। किसी व्यक्ति की सैलरी 2 लाख रुपए है, फुल सैलरी पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है लेकिन हायर पेंशन नहीं चुन रहा है, तो जो फंड मिलता है उसे वह 7% के हिसाब से एफडी कराता है, तो 1,23,702 रुपये प्रति महीने वहाँ से और पेंशन का मिलाकर 1,31,000 रुपये प्रति महीने वह जनरेट कर सकता है। वहीं पर यही व्यक्ति जब हायर पेंशन चुनते हैं तो 25,000 सैलरी वाला व्यक्ति जब हायर पेंशन चुनता है और उसके फंड की 7% के हिसाब से एफडी और जो पेंशन मिल रही है उसे मिलाकर देखा जाए तो वह 22,800 रुपये जनरेट करता है और हायर पेंशन नहीं चुनता है तब 20,000 रुपये जनरेट करता है। किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये है, हायर पेंशन चुनता है, जो फंड मिलता है उसे एफडी कराता है और जो पेंशन मिल रही है दोनों को मिलाकर वह 45,731 रुपये प्रति महीने जनरेट कर सकता है, लेकिन हायर पेंशन नहीं चुनता है तो 35,945 रुपये जनरेट करता है। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है, वह हायर पेंशन चुनता है तो 50,000 रुपये उसे जो है प्रति महीने पेंशन मिलती है और जो फंड मिला है उसे 7% के हिसाब से एफडी कराता है तो वह 91,000 रुपये प्रति महीने तक जनरेट कर सकता है। लेकिन यदि वह हायर पेंशन नहीं चुनता है तो 67,000 रुपये तक यहाँ पर प्रति महीने जनरेट कर सकता है, जो उसे फंड मिला और जो उसे पेंशन मिली दोनों को मिला के। कुल मिलाकर आप ईपीएफओ के मेंबर है, आप जब रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपने पहले कभी फंड को भी यूज़ नहीं किया है, आपको पेंशन मिलेगी और जो फंड मिलेगा इन दोनों में यदि हम डिफरेंस यहाँ पर देखें उस व्यक्ति में जो हायर पेंशन चुन रहा है और उस व्यक्ति में जो हायर पेंशन नहीं चुन रहा है, तो हायर पेंशन चुनने वाले व्यक्ति को 15 से 20% का बेनिफिट हायर पेंशन चुनने पर यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन के आधार पर डिस्कस निकालते हैं कि हायर पेंशन चुनने में आपको बेनिफिट है या नहीं। पहली कंडीशन देखते हैं, जो लोग हायर पेंशन चुनना चाहते हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट है। पहली चीज़, पूरे कैलकुलेशन में हमने ये देखा कि यदि आप हायर पेंशन चुनते हैं, आपका जो ईपीएफ का फंड आपको मिला रिटायरमेंट के समय और जो पेंशन मिली उसको दोनों को मिलाकर जो आपके पैसे बने, और यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं, जब आपको जो ईपीएफ का फंड मिला उस पर जो 7% की एफडी का कैलकुलेशन किया और आपको जो पेंशन मिली, इन दोनों में 15 से 20% का डिफरेंस है। यानी कि आप हायर पेंशन चुनते हैं तो आप प्रति महीने 15 से 20% का ज़्यादा इनकम यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे उस व्यक्ति के मुकाबले जो हायर पेंशन यहाँ पर नहीं चुन रहा है। दोनों की सैलरी यहाँ पर समान है तब भी। दूसरा बेनिफिट हायर पेंशन चुनने वाले को ये है कि हायर पेंशन उसे तो मिलेगी ही, लेकिन उसकी बीबी को भी यहाँ पर जो है हायर पेंशन मिलती है जब किसी कारणवश ऐसे पेंशनर्स की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और बीबी भी यहाँ पर जो है पेंशन लेने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके 2 बच्चों को जो उसकी बीबी को पेंशन मिलनी चाहिए थी उसकी आधी आधी यहाँ पर जो है पेंशन मिलती है जब तक कि वह 25 साल की उम्र को टच नहीं कर लेते। तीसरा बेनिफिट हायर पेंशन चुनने पर आपको ये मिल सकता है कि आप 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुए और 58 साल 1 महीने से ही आपके अकाउंट में यहाँ पर पेंशन के पैसे आने चालू हो जाएंगे, जो कि अच्छी खासी रकम होगी और आपका गुजारा यहाँ पर सुकून से हो जाएगा। इस स्थिति में भी आप हायर पेंशन चुन सकते हैं। अब हायर पेंशन यहाँ पर किसे नहीं चुननी चाहिए, तो यहाँ पर भी यदि आपकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये या इससे कम है, ऐसे में आपको जो है हायर पेंशन चुनने में नुकसान हो सकता है। आपका ईपीएफ फंड ज़्यादा बनाने में आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट है, क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को समझा, इस कैलकुलेशन में हमने ये समझ आया कि आपकी सैलरी यदि 25,000 30,000 रुपये है, इस स्थिति में आपको जो फंड मिलता है और जो पेंशन मिलती है उसे यदि आप मिलाए और आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये है, आप हायर पेंशन ले रहे हैं, तब आपका जो फंड मिलता है और पेंशन मिलता है उससे जो है मिलाए तो यहाँ पर जो है दोनों यहाँ पर लगभग बराबर ही पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ना आपको फ़ायदा है ना ज़्यादा नुकसान है। हायर पेंशन उनके लिए है जिनकी सैलरी यहाँ पर 40,000 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक है। जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा बेनिफिट हायर पेंशन चुनने वाले को यहाँ पर मिलेगा। हायर पेंशन चुनने से पहले यहाँ पर कुछ क्लियरिटी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अभी यह कंफर्म नहीं है कि आपकी हायर पेंशन का कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाएगा। अभी जो कैलकुलेशन हमने देखा ये अभी उस कैलकुलेशन के आधार पर देखा जो ईपीएफओ अभी कैलकुलेशन यहाँ पर करता है, लेकिन हो सकता है भविष्य में यहाँ पर जो है कैलकुलेशन बदले जाए। जैसा कि ईपीएफओ ने अपने पिछले सर्कुलर में भी कहा है कि वह कैलकुलेशन को लेकर आपको कितना फंड जमा करना होगा इसको लेकर एक नया सर्कुलर यहाँ पर लाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको देखना होगा कि हायर पेंशन आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखना है कि पेंशन की गणना किस आधार पर होगी। अभी जो कैलकुलेशन हमने किया यह 1/9/2014 के बाद वालों के लिए लास्ट 60 मंथ के एवरेज के आधार पर यह कैलकुलेशन किया है, लेकिन यदि भविष्य में यहाँ पर ईपीएफओ पेंशन के कैलकुलेशन में बदलाव करता है
तब यहाँ पर जो है हायर पेंशन वालों को ज़्यादा बेनिफिट होगा या बिना हायर पेंशन वाले को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये भी देखना है कि मिनिमम पेंशन में वृद्धि करने, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ने की भी मांग लगातार 5-6 साल से चल रही है। यदि आप हायर पेंशन का विकल्प चुन लेते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, और मिनिमम पेंशन में यदि वृद्धि हो जाती है, मिनिमम पेंशन को यदि महंगाई भत्ते से जोड़ दिया जाता है, ऐसी स्थिति में हायर पेंशन लेने में नुकसान हो सकता है और मिनिमम पेंशन लेने में यहाँ पर फायदा ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट चीज़, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर जो है अपने पीएफ फंड पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर भले उनकी सैलरी कितनी ही हो, उनका जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन होता है उनकी जेब से 12% और नियोक्ता की ओर से जो 3.67%, इसको मिला के जो इनका यहाँ पर फंड बनता है, इस फंड के पैसे को यदि उन्होंने निकाल लिया है, यूज़ कर लिया है, उन लोगों को भी इस पर जो है ज़्यादा विचार करना चाहिए कि हायर पेंशन लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि यदि फंड आपने निकाल लिया है, ऐसी स्थिति में यदि आप हायर पेंशन का चयन करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके अकाउंट में पीएफ फंड से जो पैसा ईपीएस फंड में यहाँ पर ट्रांसफर होना है, इसमें जो है कमी आएगी। उस पैसे को पूरा करने के लिए आपको आपकी जेब से यहाँ पर जो है पैसे देना होगा, और तभी जब यहाँ पर आप फंड की पूर्ति करेंगे तभी हायर पेंशन का विकल्प चुन पाएंगे। यह फंड आपको कितना जमा करना है, ये एक विशेष कैलकुलेशन के आधार पर डिसाइड होगा। इस फंड पर आपको कितना ब्याज देना है, क्योंकि अलग अलग समय पर ईपीएफओ ने अलग अलग ब्याज आपको दिए हैं, तो इसका भी डिसीजन ईपीएफओ ही लेगा कि आपको कितना पैसा जमा करना है और कितना ब्याज के तौर पर पैसा जमा करना है। जब आप यहाँ पर पूरी राशि जमा करेंगे उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर हायर पेंशन ले पाएंगे। अब यहाँ पर ये तो तय हो गया कि आपने फंड का पैसा पेंशन में ट्रांसफर कर दिया, आप हायर पेंशन लेना चाह रहे हैं तो आपने जेब से भी पैसे जमा कर दिए। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आपकी उम्र अभी इस समय क्या है। आपकी उम्र यहाँ पर अभी 70 या इसके आसपास हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है हायर पेंशन लेने जा रहे हैं तो आपको हायर पेंशन का लाभ कितने दिन मिलेगा, क्योंकि जो पेंशन के तौर पर हायर पेंशन मिलती है और इस पेंशन के फंड में जो पैसा चला जाता है इसे आप निकाल नहीं सकते। पेंशन में यहाँ पर जो है वृद्धि होने के कोई चांस नहीं है। इस बात को भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अभी जो है नौकरी में हैं, आपकी सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी है, ऐसी स्थिति में आप हायर पेंशन चुन सकते हैं ताकि जब आप रिटायरमेंट हो तो एक फंड भी आपको मिल जाए और पेंशन भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको जो है मिलने लगे। नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपका यूएनए नंबर, और यूएनए नंबर यानी कि ईपीएफओ में आपका केवाईसी किया वाला होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ हो, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर अटैच हो, क्योंकि जब आप हायर पेंशन का फॉर्म भरने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें यदि कंप्लीट है तो ही आप हायर पेंशन की प्रोसेस आगे कर पाएंगे, नहीं तो आप हायर पेंशन का फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे। यदि आप अभी यहाँ पर जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास आपका पीपीओ नंबर एक्टिव रूप से होना चाहिए और आपके ईपीएफओ में सारी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप हायर पेंशन यहाँ पर जो है भर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद का प्लान आपका क्या है। रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हैं। क्या रिटायरमेंट के बाद आपको जो है मकान बनाना है, क्या रिटायरमेंट के बाद आपको आपके बच्चों की शादियों में पैसा खर्च करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसी स्थिति में यदि आपको मकान बनाना हो, बच्चों की शादी करना हो, बच्चों की पढ़ाई करना हो, कोई नया बिजनेस खड़ा करना हो, ऐसी स्थिति में आपको जो है फंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आप हायर पेंशन चुन लेते हैं तो फंड आपको कम मिलेगा, पेंशन ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं तो फंड ज़्यादा मिलेगा, पेंशन कम मिलेगी। तो आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको हायर पेंशन चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी नौकरी कौन सी है। अभी क्या आप यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नौकरी में हो, कोई प्राइवेट नौकरी में हो, आपकी सैलरी कितनी है। ऐसा ना हो कि आप अभी हायर पेंशन चुन ले, कुछ दिन बाद जो अभी नौकरी आप यहाँ कर रहे हैं यह नौकरी ही आपके पास ना रहे। ऐसी स्थिति में भी आप कठिनाई में यहाँ पर पड़ सकते हैं, क्योंकि पेंशन फंड में जो पैसा चला जाएगा वो फंड का पैसा आप निकाल नहीं सकते। पीएफ के फंड का ही पैसा आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ऐसे में फंड की कमी आपके पास जो है आ सकती है यदि आप हायर पेंशन का चयन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे और ये कुछ बेसिक सा कैलकुलेशन था, जिसके आधार पर अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको हायर पेंशन चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। इस एक्सेल सीट की कॉपी मैं आपको एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दूंगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर भी जो है आप इस एक्सेल सीट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और इस एक्सेल सीट से यह कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी 10,000, 15,000,
15 से 20 हज़ार के बीच, 25 से 30 हज़ार के बीच है तो आपको जो है कितना फंड रिटायरमेंट के समय मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। यदि आप हायर पेंशन चुनते हैं तो कितना फंड आपको मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। यदि जो फंड मिला है उसे आप एफडी कराते हैं 7% के हिसाब से तो वहाँ से महीने का कितना रिटर्न मिल जाएगा, आपकी पेंशन से आपको महीने का कितना रिटर्न मिल जाएगा और दोनों को टोटल मिला के आपके पास कितना रिटर्न महीने का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि महीने की आपके पास कितनी इनकम रिटायरमेंट के बाद हो जाएगी। पीएफ की पेंशन और पीएफ का फंड मिलाकर ये आप सारा कैलकुलेट करके यह डिसीजन ले सकते हैं कि आपको हायर पेंशन चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।